ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एंड तक सेशन में बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। लाइक और शेयर करके जाइएगा और पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ टेस्ट भी आप लगाइए, डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आपको रोज वहां पर मिल जाता है। तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को और वहां पर टेस्ट भी लगा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। देखिए, टाटा ग्रुप द्वारा भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित की जाएगी। पहले तो हम यह समझें कि हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन एक्चुअल में है क्या। एक ऐसी जगह, ऐसी वर्कशॉप, ऐसी कंपनी जहां पर हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स को लाकर फाइनल असेंबल किया जाता है और हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाता है। यह होती है फाइनल असेंबली लाइन। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की सरकारी क्षेत्र की ऐसी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इंडिया में पहले से मौजूद है, लेकिन पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की बात करते हैं तो इसे टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है और स्थापित किया गया भारत के कर्नाटका राज्य में। समझ में आया? तो क्या होता है यह भी हमें क्लियर हो जाता है। और स्थापित कहां किया गया प्राइवेट क्षेत्र का ऐसा पहला हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को, तो कर्नाटका का एक प्लेस है वेमागल नाम का, तो कर्नाटका के वेमागल में इसे स्थापित किया गया। यूरोप की एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबस, एक तो ये और एक इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित किया गया। और यहां पर बनाया जाएगा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स को। हेलीकॉप्टर है एक तरीके के, ठीक है, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। इन्हें एक तो जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उनको दिया जाएगा और फाइनली उसके बाद इसे दक्षिण एशिया के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा जब ये हेलीकॉप्टर बन जाएंगे। उम्मीद है कि ये पहला हेलीकॉप्टर 2027 में बनाया जा सकेगा, बना लिया जाएगा और उसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्स को दिया जाएगा और आगे चलकर इसे दक्षिण एशिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से, सिंगल इंजन का इसमें यूज किया जाता है, छोटे हेलीकॉप्टर हैं और मैन्युफैक्चरर इसका एयरबस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप की एक कंपनी है, यूरोप की एक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है एयरबस। और इंडिया की जो कंपनी इसमें काम कर रही है यह है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। टाटा की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, टाटा सन्स के अंतर्गत ये कार्य करती है। टाटा ग्रुप की एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में देखने को मिलता है और बनमाली आगरा वाला इसके वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है। तो हमें चेयरमैन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी जिसने बनाया है कर्नाटका में जो हेलीकॉप्टर की जो वर्कशॉप स्थापित की है, वो कंपनी कौन सी है जिसने स्थापित किया, यह है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। किसके साथ मिलकर? तो यह एयरबस के साथ मिलकर स्थापित की गई है। क्या है? हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की। आगे आइए, M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट, इंडिया के सबसे रिच लोगों और उनकी फैमिली की यहां पर लिस्ट दी जाती है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे अमीर महिला बनी है वर्तमान में रोशनी नादार मल्होत्रा, इंडिया की सबसे अमीर महिला। लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट, तो इसमें यह तीसरे नंबर पर है, लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में यह पहले नंबर पर आती है, ऑल ओवर तीसरे नंबर पर है। कौन? यह है रोशनी नादार मल्होत्रा, पहले स्थान पर रही भारत की सबसे अमीर महिला। देखिए, ये जो लिस्ट जारी की गई ना, इसमें एक तो सबसे अमीर व्यक्ति और उनकी फैमिली का जिक्र किया जाता है। तो इंडिया के इस लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति है, उनकी फैमिली है मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली। यहां पर इनकी वेल्थ को भी मेंशन किया गया है और आप सभी जानते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। सेकंड पर रखा गया गौतम अडानी और उनकी फैमिली को।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन। फिर रोशनी नादार मल्होत्रा और उनकी फैमिली, महिला है, तो ये सबसे अमीर महिला है इंडिया की, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर। ये HCL टेक की चेयरमैन है। साइरस एस पूनावाला और उनकी फैमिली, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन चौथे नंबर पर है। और कुमार मंगलम बिरला और उनकी फैमिली आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन के पद पर हैं। तो ये टॉप 5 मैंने आपको बताया। सबसे अमीर व्यक्ति देखिए, या तो हर बार टन बाय टन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी रहते हैं, तो अभी बात करें तो ये मुकेश अंबानी है। सेकंड पर गौतम अडानी, महिला पूछी जाएगी अगर क्वेश्चन आता है तो ये रोशनी नादार मल्होत्रा रही है तीसरे नंबर पर। ठीक है, HCL टेक इनकी कंपनी है। यहां पर हुरून इंडिया, ठीक है, और एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है M3M इंडिया, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस लिस्ट को निकाला गया और पहली बार इस लिस्ट की शुरुआत की गई थी 2012 में। 2012 से ये हर साल निकाली जा रही है M3M इंडिया के द्वारा और हुरून इंडिया नाम की कंपनी के द्वारा मिक्स रूप से। ठीक है, भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कुल कितने मेडल जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में ये 2 फेज में आयोजित किया गया। बात करेंगे हम इसकी। जो फाइनल मेडल टेली आई है उसमें इंडिया ने टोटल 37 मेडल अपने नाम किए। कितने? 37। और 37 मेडल जीतकर इंडिया मेडल टेली में शीर्ष स्थान पर रहा है। 2 फेज आयोजन कहां हुए? तो इसका सेकेंड फेज अभी 2 अक्टूबर को खत्म हुआ है नई दिल्ली में, और इसका जो पहला फेज था वो 19 से लेकर 27 मई तक आयोजित किया गया था जर्मनी के सुहल नाम के शहर में। तो पहला फेज जर्मनी में हुआ। अब दूसरा फेज 24 सितंबर को लास्ट मंथ शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब जो फाइनल मेडल टेली इसकी बनाई गई है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की, इसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर इंडिया रहा। 37 मेडल में से हमने 11 गोल्ड मेडल जीते, 14 सिल्वर जीते और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, 37 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में पहले प्लेस पर। वैसे देखिए इंडिया का ही प्लेस पूछा जाता है, अगर पहले पर कोई और होता तो वो पूछा जाता, तो यहां पर इंडिया पहले नंबर पर है। सेकेंड पर संयुक्त रूप से इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स का जो ग्रुप है वो सेकेंड प्लेस पर रहा 16 मेडल के साथ, और इटली तीसरे प्लेस पर रहा है 13 मेडल के साथ। इंडिया पहले नंबर पर 37 मेडल, 11 गोल्ड, 14 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। 2 फेज में से एक तो हो गया नई दिल्ली में, और इसके पहले का फेज आयोजित किया गया था कहां पर? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। शूटिंग के लिए एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जूनियर खिलाड़ियों के लिए, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन करवाता है हर साल, और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में हम जो ISSF देख रहे हैं वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो हर साल ये संस्था आयोजित करवाती है, पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों को गवर्न करने वाली ये संस्था है। तो इसके द्वारा हर साल इस जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है शूटिंग के। 2025 में मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा। आगे आएंगे, कर्नाटक सरकार के द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार या महात्मा गांधी सेवा अवार्ड की बात करें, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और समाज सेवा के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार। 2025 में एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन को यह अवार्ड दिया जाएगा जिनका नाम है रामचंद्र गुहा। आपने नाम सुना होगा रामचंद्र गुहा का, काफी फेमस एक हिस्टोरियन है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है, 2 बुक इन्होंने टोटल लिखी है। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में भी काफी सारी बुकें देखने को मिलती है रामचंद्र गुहा की। तो फाइनली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा रामचंद्र गुहा को गांधीयन फिलोसॉफी को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी सेवा अवार्ड 2025 दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया। अभी दिया नहीं गया है, केवल अनाउंसमेंट हुआ है, तो आगे इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। रामचंद्र गुहा
भारत के एक फेमस हिस्टोरियन राइटर, ये आते हैं मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून से, और इनका जो योगदान है लेखन और साहित्य के क्षेत्र में, इसके लिए रामचंद्र गुहा को 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2011 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, और अब महात्मा गांधी सेवा अवार्ड कर्नाटक गवर्नमेंट ने दिया है। इनकी बुक्स देखिए तो इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, है ना, और गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, ये सारी बुक रामचंद्र गुहा के द्वारा ही लिखी गई है। महात्मा गांधी सेवा अवार्ड मैंने आपको बता दिया क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, देता कौन है ये क्लियर हो जाता है, कर्नाटक गवर्नमेंट देती है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, 5 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। 2024 में लास्ट ईयर ये गांधी ग्रामीण गुरुकुल स्कूल को दिया गया था, कर्नाटका का ही एक स्कूल है, इसे 2024 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? छन्नूलाल मिश्रा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ छन्नूलाल मिश्रा। यहां पर इनकी इमेज देखिए, हाल ही में इनका निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, बनारस और किराना घराने से संबंधित है। बनारस और किराना घराना दोनों ही उत्तर प्रदेश के संगीत के क्षेत्र के, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के घराने हैं, तो इसी से संबंधित थे छन्नूलाल मिश्रा। 89 वर्ष की आयु में इनका एज ज्यादा थी, इनका निधन हो गया। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, बहुत ही फेमस। घराने पूछे जाएंगे, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से। घराने पूछे जाते हैं तो बनारस और किराना घराना, ठीक है। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड दिए जा चुके हैं। छन्नूलाल मिश्रा को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि पद्म भूषण और विभूषण दोनों मिले और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से ये संबंधित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन है ये? छन्नूलाल मिश्रा, याद रहेगा, ठीक है। दशहरे के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए अभी क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सेल कंटिन्यू है। सभी कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ में मिल रहे हैं। काफी कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट के, काफी डेली करंट अफेयर पे भी कमेंट देखने को मिले कि सर सेल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो आप सभी के लिए लास्ट डे ये सेल कंटिन्यू है, तो अप टू 90% तक आपको ऑफ मिल जाएगा सभी कोर्सेज पर। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। कोई भी हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप साथ ही साथ हमारे एआई कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको वहां मिलेगी, मॉक टेस्ट भी आप डेली करंट अफेयर का लगा सकते हैं, और अदर काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माय भारत मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मनसुख मांडविया। इनकी बात करें तो ये वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, है ना, हमारे खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए, एप्लीकेशन जो है वो माय भारत पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं माय भारत पोर्टल की। माय भारत पोर्टल भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। जो देश का यूथ है उनमें स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप को डेवलप करना माय भारत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। इस पर रजिस्टर करवा सकते हैं स्टूडेंट। अब इसी के तहत एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, ये एक तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके साथ मिलकर डेवलप किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसका भी उद्देश्य वही है, युवाओं में लीडरशिप को बढ़ावा देना और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। देखिए, ये जो एप्लीकेशन लाया गया है माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन,
इसमें सारे युवा युवा जितने भी यूथ है वो रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट की और जितने भी एनजीओस इंडिया में हैं उनकी जितनी भी प्रोग्राम आते हैं, जितने भी वर्कशॉप आती है अलग अलग चीजों को लेकर, उन सभी की जानकारी सभी यूथ को यहां पर मिल जाएगी जिन्होंने रजिस्टर करवा रखा है। ओके, और ये सारी सर्विसेज ले सकेंगे जो कि गवर्नमेंट और एनजीओ के द्वारा चलाई जा रही है। जो भी वर्कशॉप चलाया जा रहा है किसी भी चीज को लेकर, किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट का या किसी एनजीओ का कुछ सिखाया जा रहा है, मान लो कि डिजिटल मीडिया के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है, उसके लिए कोई वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई मान लो एजुकेशन के लिए कुछ निकाला जा रहा है, तो इन सभी की जानकारी स्टूडेंट को यहां पर मिल जाएगी। स्टूडेंट यहां पर इंटरप्रेन्योर जो इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसके अलावा सोशल सर्विसेज करने का भी मौका सभी युवाओं को मिलेगा। आगे चलकर नेशनल कैंपेन इनिशिएटिव में सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट है। जितने भी इनिशिएटिव है, जितने भी नेशनल लेवल पर कैंपेन आएंगे उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति को, जो एक्सपीरियंस यूथ है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी। इसके अलावा जो इंटर्नशिप की करवाई जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से, जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि वो अदर कंपनी या अदर फील्ड में अपने काम को आगे बढ़ा सके सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के अलावा ये इन्वॉल्व है जिसने डेवलप किया है एप्लीकेशन को, माय भारत एप्लीकेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इसे बनाया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2013 में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। इसी के द्वारा माय भारत एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है जिसकी अभी हमने बात की। देन आरबीआई द्वारा स्थापित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? आरबीआई ने एक बोर्ड की स्थापना की है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। बात करेंगे कि इसका काम क्या है। पहले यह समझिए कि इसके मेंबर कितने होंगे, तो इसमें मेंबर होंगे टोटल 6 पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में। भारत में पेमेंट सिस्टम की निगरानी करना और उसे रेगुलेट करने के लिए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया गया है। नाम से समझ में आ जाएगा, भारत में जो पेमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करना। तो जो पेमेंट सिस्टम है कौन कौन से, जैसे यूपीआई होता है, यूपीआई करते हैं हम, पेमेंट सिस्टम है। एनईएफटी करते हैं, पेमेंट सिस्टम है। आईएमपीएस, वॉलेट, डिजिटल रूपी, इन सभी को रेगुलेट करना, इन्हें सुपरवाइज करना इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होगा, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का। ठीक है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जितने भी है, चाहे वो फिनटेक कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो वॉलेट कंपनीज हो, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना, इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, इनके लिए पॉलिसीज का निर्माण करना, ये सारे काम कौन करेगा? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड करेगा। वैसे इसके पहले अभी तक ये जो काम है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा किया जा रहा था, तो इसको रिप्लेस किया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने, जो कि आरबीआई ने बनाया। अब इसके मेंबर्स की बात करते हैं। काम समझ में आ गया कि काम क्या है। मेंबर्स की बात करें तो इसके 6 मेंबर होंगे। एक स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो कि 2007 का है, इसके तहत ही पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को बनाया गया है। तो 6 मेंबर यहां पर होंगे। एक मेंबर गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के गवर्नर होंगे, वो इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन के रूप में काम करेंगे, अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट भी किया जाएगा एक आरबीआई ऑफिसर को। 3 गवर्नमेंट मेंबर होंगे जिनको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, पेमेंट सिस्टम, आईटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर एक्सपर्ट होंगे उनको। इसके अलावा एक लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट किया जाएगा। इस तरीके से 6 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। सभी का जो टेन्योर होगा वो 4 साल का होगा, रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। 4 साल का इसमें टेन्योर होगा। लास्ट एज 70 साल होगी, 70 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, मतलब इस बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता। या फिर अगर दिवालिया घोषित किया जाता है उनको, किसी भी मेंबर को, तो उसके पद से हटाया जाएगा। या फिर अगर ऐसा क्रिमिनल केस है जिसमें 180 दिन से ज्यादा की उसे सजा हो जाए, तो फिर इस बोर्ड का, उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी। बोर्ड की मीटिंग साल में 2 बार होना जरूरी है। डिसीजन जो है मेजोरिटी वोटिंग के आधार पर लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर कोई भी डिसीजन।
तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है आरबीआई का, ठीक है, हाल ही में इसकी स्थापना की गई है, 6 मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। यूपीएससी ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? लास्ट मंथ हमने शायद इसकी बात की थी, क्योंकि यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमने वैसे पढ़ा इसको पहले भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, केंद्र में एक भर्ती निकाय है सिविल सर्विसेज के लिए, है ना, जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके लिए भर्ती निकाय के रूप में ये काम करता है। यूपीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 315 है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात करता है। आर्टिकल 315 से 323 तक के जो प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी से संबंधित है। भारत में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। नेक्स्ट ईयर इसका 100वां स्थापना दिवस, शताब्दी वर्ष, स्थापना शताब्दी वर्ष अगले साल मनाया जाएगा। इस साल 2025 में इसका 99वां फाउंडेशन डे मनाया गया। कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो 99वां फाउंडेशन डे मनाया गया इसका 1 अक्टूबर को। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल को भी यहां पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रिटायर्ड ऑफिसर जितने भी हैं इंडिया के, है ना, उनकी जर्नी, उनके इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी जाएगी। वो अपनी जर्नी को शेयर करेंगे और जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनकी इससे हेल्प मिलेगी। मतलब जो सिविल सर्विस के जितने भी ऑफिसर होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, उनकी जर्नी कैसी रही, है ना, इंटरव्यू उनका कैसा रहा, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आने वाले स्टूडेंट को यहां पर हेल्प मिलेगी माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल के माध्यम से। तो इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा। तो क्वेश्चन हमारा यूपीएससी का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे से है, तो 1 अक्टूबर को इससे मनाया गया 99वां स्थापना दिवस। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक के प्रावधान यूपीएससी से संबंधित थे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंतर्गत यूपीएससी काम करता है। करंट चेयरमैन अजय कुमार आईएएस ऑफिसर है। फर्स्ट चेयरमैन सर रोस बारकर थे इसके, जब इसका गठन हुआ था, पहले अध्यक्ष। स्ट्रक्चर देखिए तो एक चेयरमैन होता है यूपीएससी का, 10 से 12 अदर मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं जितना जरूरत होती है उतने। अपॉइंटमेंट चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष ये अपने पद पर बने रहते हैं। चेयरमैन को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेंबर्स रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। हटाने की भी प्रोसीजर है। भारत के मिसबिहेव के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर भारत के प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को उनके पद से हटा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं सारी चीजें आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी, तो आप क्रेजी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आप मेरा पॉलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही डेप्थ में एक एक चीजों को वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, तो आप उसको भी जाकर एक बार चेकआउट कीजिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से आपको पूरा, अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें यहां पर मैंने आपको बता दी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा लॉन्च की गई किताब विंग्स ऑफ वैलोर किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे जो एयर चीफ मार्शल है ना, एपी सिंह, इनके द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया, विंग्स ऑफ वैलोर। इस बुक को लिखा है स्वप्निल पांडे ने। स्वप्निल पांडे इंडिया की एक बहुत ही फेमस ऑथर है। ये बेस्ट सेलिंग ऑथर में गिनी जाती है इंडिया में, स्वप्निल पांडे। नॉर्मली क्या होता है कि इंडियन एयरफोर्स से संबंधित इन्होंने सबसे ज्यादा किताबें लिखी है। मतलब जो एयरफोर्स मतलब डिफेंस, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ना, जो हमारी आर्म्ड फोर्स है, उनके बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी है। तो अभी स्वप्निल पांडे की एक और किताब को लॉन्च किया गया है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के द्वारा। इस बुक का नाम है विंग्स ऑफ वैलोर। जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन है, जो उनकी ब्रेवरी है, जो उनकी वीरता है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स के रहे हैं। ओके, तो स्वप्निल पांडे ने इस बुक को लिखा है विंग्स ऑफ वैलोर को, अभी से लॉन्च किया गया।
पिछले कुछ समय में कुछ बुक्स लॉन्च की गई है जो कि काफी सुर्खियों में रही, हमने बात की है, पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। आई एम जॉर्जिया, है ना, जॉर्जिया मेलोनी की बुक है, इटली की पीएम है। माई रूट्स माई प्रिंसिपल, जॉर्जिया मेलोनी की बुक है, इटली की पीएम है। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस हीलिंग एंड होलनेस, इस बुक को लिखा है नेहा किरपाल और डॉक्टर नंदिनी मुराली ने। फिर आती है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, सुंदीप मिश्रा ने लिखी है इसे। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये प्रियमबादा जय कुमार के द्वारा लिखी गई है, प्रियमबादा जय कुमार। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है आज जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। तो ये कुछ बुक्स 2025 में लॉन्च की गई है, रिसेंटली सभी अभी की अभी देखने को मिली है कुछ समय में, तो इन पर भी नजर डाल लीजिए, पॉज करके एक बार पढ़ लेना। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के विनर रहे हैं पी इनियान, आंसर बी, पी इनियान 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। 62वां एडिशन है नेशनल चेस चैंपियनशिप का। ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने इस चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया, इसे विनर रहे, और दूसरे स्थान पर भारत के ही एच गौतम कृष्णा रहे। हालांकि विनर ही पूछे जाएंगे, तो विनर कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं पी इनियान। पी इनियान भारत के तमिलनाडु राज्य से आते हैं। ये 2019 में भारत के 61वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे पी इनियान। ओके, तो इन्होंने अब 62वां नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप हर साल आयोजित की जाती है, 1955 में से शुरू किया गया था। नेशनल लेवल का चेस चैंपियनशिप है और इसका आयोजन आंध्रा स्टेट चेस फेडरेशन करवाता है, चेस एसोसिएशन करवाता है। ठीक है, तो 62वां नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब पी इनियान ने अपने नाम किया, तमिलनाडु के शतरंज ग्रैंड मास्टर। डन। तो यहां पर 3 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। एक बुक जो कि अभी मैंने आपको बताई, होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलियंस हीलिंग एंड होलनेस, किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नेहा किरपाल और डॉक्टर नंदिनी मुराली। फिर इसके बाद क्वेश्चन था, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो ये कौन बना था? छत्तीसगढ़ का बालोद। दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह है राजीव वर्मा। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां बनाया गया है? इसे बनाया गया है दिल्ली के ओखला में। फिर 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई के दुबई में किया गया। इसके बाद नेशनल कैडेट कॉर्प्स का नया डायरेक्टर जनरल कौन बना? तो यह बने लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में होने वाली एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया अचंत शरद कमल, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसे शुरू किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, सीमा सुरक्षा के लिए एआई पावर्ड कमांड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ये सारे करंट अफेयर हो गए, कल के सेशन के थे हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं, आइए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जिंदागाड़ा पिक पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आंध्र प्रदेश में 1690 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। फिर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन? तो यह है साक्षी मलिक। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मेडल अपने नाम किया था। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर से रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है भारत के उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं हमको। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे,
ध्यान से नोट कीजिएगा, थोड़े से अलग से क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पानी में किसका निलंबन है? थर्ड, भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? थोड़े से अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। वैसे तो आप सर्च ही करके आंसर दोगे, मुझे पता है अधिकतर क्वेश्चन के, पर ओके, आंसर कीजिएगा कमेंट में। ओके, ध्यान से नोट कीजिए, पॉज करके देख लीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।